आज अपन दोस्तों क्वांटम मैकेनिक्स का ट्यूटोरियल 9 सोल्व करेंगे, जिसके लिए आप बहुत दिन देने से बोल रहे थे। बेसिक ट्यूटोरियल है बीएससी लेवल का। एक पार्टिकल ऑफ मास एम दे रखा है, इस कंफाइंड करा वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है अपने पास। पोटेंशियल ऑफ एक्स मतलब जीरो से लेकर एल तक मेरे पास जीरो पोटेंशियल है, और अदरवाइज जीरो से लेकर एल तक के अलावा मेरे पास जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का तो वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल कैसा होता है दोस्तों कि यहाँ से यहाँ तक मतलब माना कि ये पूरा ही इधर से इनफाइनाइट है और इधर भी पूरा इनफाइनाइट है। ओनली यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, जीरो है। तो इसका जो पोटेंशियल वेल बनता है वो इस प्रकार से बनता है। यहाँ पर ये पोजीशन और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बनता है। तो इस प्रकार से पोटेंशियल वेल बनता है। तो सोल्व करना था टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम पे डिपेंड नहीं करता। श्रोडिंगर इक्वेशन एंड ऑब्टेन करना नॉर्मलाइज आइगन फंक्शन। तो अपन जानते हैं एच साई इज इक्वल टू ई साई होता है, और एच इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो भाई इसकी जो रेंज दे रखी है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, डी स्क्वायर वन डी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी को वी ओ पार लिखा जा सकता है। तो इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर साई अपॉन डी आर स्क्वायर प्लस वी ऑफ आर इज इक्वल टू ई साई। दैट इज कॉल मेरी श्रोडिंगर इक्वेशन हो गई है टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ये मेरी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन होगी। और मुझे गिवन है कि वी ऑफ एक्स, इसको आर की जगह एक्स लिखो क्योंकि एक्स डायरेक्ट वन डायमेंशन है तो एक्स डायरेक्शन में ही जा रहा है। तो वी ऑफ एक्स जीरो से इन्फिनिटी जीरो है, और जीरो से एल तक, और इन्फिनिटी है अदरवाइज, इसके अलावा हर जगह। तो यहाँ पर जहाँ पर वे पोटेंशियल इन्फानाइट होता है, वहाँ पर वेव फंक्शन जो होता है दोस्तों वह टेंस टू जीरो की तरफ लाई करता है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो कि अब यहाँ पर वेव फंक्शन कितना है, जीरो है, बट यहाँ पर वेव फंक्शन लाई करेगा तो इनसाइड द वेल, तो वेल के जो इनसाइड रेंज क्या है उसकी, जीरो से लेकर एक्स से लेकर एल तक है। तो उससे पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, जीरो। तो यहाँ पर जीरो पुट कर दूंगा, तो माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस जीरो कर दिया इज इक्वल टू ई साई नहीं कर दिया। अब तुझे पता है कि के जो होता है, के की वैल्यू क्या होती है, √2m ई अपॉन एच कट स्क्वायर होता है। पता नहीं हो तो पता कर ले दोस्त, याद कर ले, एच कट स्क्वायर होती है। ठीक है, तो माइनस, तो डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और वो उधर गया तो माइनस 2m ई अपॉन एच कट स्क्वायर और साई। तो भाई साहब ये हो गया माइनस के स्क्वायर साई, और डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया, मतलब डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू जीरो। ये मेरे पास श्रोडिंगर इक्वेशन बन गई मेरे दोस्त। अभी श्रोडिंगर इक्वेशन को यदि मैं सोल्व करता हूँ तो ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है इस प्रकार से डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और साई इज इक्वल टू जीरो, मतलब एम इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा के की टर्म्स में बना। तो श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा साई ऑफ एक्स वो क्या होगा, ए साइन के एक्स प्लस बी कोस के एक्स, इस टर्म्स में होगा इसका सॉल्यूशन, जब प्लस माइनस आयोटा के होता है तो। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब बाउंड्री कंडीशन भी लगानी है, तो बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, साई ऑफ जीरो। तो बाउंड्री कंडीशन क्या है कि एक्स की वैल्यू रेंज क्या है, जीरो से लेकर एल तक। तो साई ऑफ जीरो लगाऊंगा तो ए साइन जीरो प्लस बी कोस जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो क्योंकि साई ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, दैट इज कॉल्ड मेरी बाउंड्री कंडीशन है। तो ए साइन, इससे मैं पता लगा सकता हूँ कि बी की वैल्यू मेरे पास ज़ीरो है,
तो मेरा जो साइन ऑफ एक्स आ जाएगा यहाँ पर, ई की वैल्यू यहाँ पर 0 रख दूँगा, ए साइन के एक्स होता है जो। और इसी प्रकार क्योंकि जो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में जो होता है वेव फंक्शन, इस ये दीवार मान ले तो एक प्रकार से दीवार है, तो इस दीवार पर मतलब एक्स इक्वल टू 0 पर और एक्स इक्वल टू एल, तो एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू एल ये इनफाइनाइट पर ही लाई कर रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स पर, ये जो बाउंड्री कंडीशन है, इन दोनों पॉइंट्स पर वेव फंक्शन जो होता है वो 0 होता है। इसके अंदर नहीं होता, बट इन दोनों पॉइंट्स पर ये होता है। इससे मैं इसके अंदर जो वेव फंक्शन होगा साई ऑफ एक्स, जो उसको मैं निकाल सकता हूँ। तो इस दीवारों पर पोटेंशियल, क्योंकि ये इनफाइनाइट के टर्म्स में आ रहा, तो इन दीवारों पर पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू एल। इसी प्रकार साई इक्वल टू एल पर भी क्या होता है, पोटेंशियल 0 होता है। दैट इज का सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। ये क्या होगी मेरे दोस्त, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन हो गई। ठीक है, दीवार या बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री पर और बाउंड्री के बाहर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में। तो साई ऑफ एल की वैल्यू 0 होगी। इस प्रकार से मैं साई ऑफ एल इज इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड साइन के एल। तो ए साइन के एल इज इक्वल टू 0 हो गया। तो के एल 0 हो, साइन के एल 0 हुआ, तो साइन के एल 0 कब हो सकता है, ये जो साइन के एल है ये 0 हुआ, तो मतलब साइन के एल 0 कब हो सकता है, के एल इज इक्वल टू एन पाई। तो यहाँ से मैं के एन की वैल्यू निकाल सकता हूँ एन पाई अपॉन एल। तो मेरे पास जो साइन एन एक्स ऑफ एक्स निकला था, ए साइन के एक्स, और यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई, एन पाई अपॉन एल एक्स। तो इस प्रकार से मैंने वेव फंक्शन फाइंड आउट कर लिया है फॉर द आइगन फंक्शन, जिसको मैं आइगन फंक्शन भी बोल सकता हूँ इनफाइनाइट पोटेंशियल वेव का। तो दैट इज आइगन फंक्शन या वेव फंक्शन, आइगन फंक्शन ऑफ इनफाइनाइट पोटेंशियल वेव का आइगन फंक्शन या वेव फंक्शन भी बोल सकता हूँ। तो अब मेरे एनर्जी आइगन वैल्यू क्या निकलेगी। अब मेरे को पता है कि बी पार्ट में मुझे पता है कि के एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 2m अपॉन एच कट स्क्वायर। तो मेरे पास जो एनर्जी निकलेगी, एनर्जी आइगन वैल्यू एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन 2m, और के की वैल्यू क्या निकली थी, एन पाई अपॉन एल। तो एन पाई अपॉन एल का होल स्क्वायर। तो एनर्जी आइगन वैल्यू क्या निकली, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m एल स्क्वायर। तो दैट इज कॉल्ड, ये मेरी एनर्जी आइगन वैल्यू फाइंड आउट हुई है। ठीक है, तो ये एनर्जी आइगन वैल्यू फाइंड आउट हुई है। और ये जो मेरा जो वेव फंक्शन था, ये जो मेरा वेव फंक्शन लिखा है, इसको मैं नॉर्मलाइज करा नहीं, तो मैं इसको नॉर्मलाइज भी कर देता हूँ आपके लिए। तो चलो इसको नॉर्मलाइज करके, आपको पता था √2l तो आएगा, तो ये वेव फंक्शन जो होता है वो नॉर्मलाइज होता है। तो नॉर्मलाइज होगा तो साई एन मोड स्क्वायर डी एक्स होगा इज इक्वल टू 1 होता है। दैट इज कॉल्ड 0 से लेकर एल ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ एल साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन एल डी एक्स की वैल्यू जो आती है वो l/2 आती है। ठीक है, तो 0 से लेकर ये इंटीग्रेशन ऑफ निकल गया, और ये 0 से लेकर एल की वैल्यू क्या होगी, l/2 आ गई, ये 1 आ गया। तो मोड ए की वैल्यू आ गई 2/l ए स्क्वायर। तो मोड ए की वैल्यू आ गई √2/l। तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन जो हुआ मेरा वो क्या हुआ, √2/l साइन एन पाई एक्स बाई एल। दैट इज कॉल्ड मेरा नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है। ये मेरा क्या है दोस्त, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है, और ये मेरी एनर्जी आइगन वैल्यू है। अब इसका सी पार्ट की बोल रहा है कि वेरीफाई करो कि द आइगन फंक्शन जो निकला है वो ऑर्थो नॉर्मल है, मतलब ये वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। जब m इज इक्वल टू n होगा तो 1 होगा, मतलब ऑर्थो नॉर्मलाइज होगा, और जब m नॉट इक्वल टू n होगा तो मतलब 0 होगा, मतलब ऑर्थोगोनल होगा। ऑर्थो नॉर्मल का मतलब होता है दोस्त ऑर्थोगोनल प्लस नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन प्लस ऑर्थोगोनल। तो ये चीज़ मुझे वेरीफाई करनी है, तो वेरीफाई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को साइन एन एक्स गिवन है, पता है, मतलब गिवन क्या फाइंड आउट कर रखा है अपन ने। तो ये LHS वाला पार्ट ले लिया, साइन mx और साइन nx dx।
तो इसका भी √2/L और इसका भी √2/L आएगा, तो 2/L तो बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर साइन n पाई एक्स अपॉन था ना, तो साइन m पाई एक्स अपॉन L हो जाएगा, यहाँ पर साइन n पाई एक्स अपॉन L हो जाएगा और यहाँ पर dx हो जाएगा नहीं हो जाएगा 2/L। अब साइन A साइन B इक्वल टू कितना आएगा 1/2 नीचे आएगा कोस A माइनस B माइनस कोस A प्लस B, ये फॉर्मूला होता है। तो जब मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो A इक्वल टू यहाँ पर क्या है m/x/L, B इक्वल टू क्या है n/x/L, तो इक्वल टू 2/L 0 से लेकर L साइन, तो यहाँ पर A इक्वल टू ये था, तो कोस A माइनस B और कोस A प्लस B में इसको लिखा जा सकता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 1/2 कोस A प्लस B माइनस कोस A प्लस B में। अब यहाँ पर जब यदि m नॉट इक्वल टू n होगा तो साइन m माइनस m और ये साइन कोस m प्लस n ये क्या करेगा, एक ही पीरियड में लाई करेगा। मतलब जब इसका मैं इंटीग्रेशन करूँगा, नॉट इक्वल टू n है, तो जब मैं इसका दोस्त इंटीग्रेशन करूँगा तो ये तो 1/L बच जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन m माइनस L पाई एक्स अपॉन L, और यहाँ पर इसका जो इंटीग्रेशन था पाई m माइनस L पाई अपॉन L, इसी प्रकार माइनस, इसी प्रकार ये साइन m प्लस n पाई एक्स अपॉन L, नीचे क्या चल जाएगा m प्लस n पाई अपॉन L, तो एक ही पीरियड में लाई करेगा। तो यहाँ पर जो साइन जो होगा, जब एल अप्लाई करूँगा और एक पर m अप्लाई करूँगा, रुको 2 मिनट, ये 1/L है, 0 से लेकर L है, पहले L अप्लाई करूँगा तो ये दोस्त तू जानता है कि साइन x पर, तो यहाँ पर साइन m माइनस n है, पाई एक्स अपॉन L है, इस पर तू 0 से लेकर L कर रहा है, तो L यदि अप्लाई करेगा तो साइन m माइनस n है और L से L कट जाएगा तो ये पाई का टर्म्स बनेगा, और माइनस साइन 0 तो मतलब 0 बनेगा, तो साइन पाई का टर्म्स जो होता है वो भी 0 होता है, ये भी 0 होता है, तो साइन पर इसी प्रकार इसमें भी वही टर्म बनेगा m प्लस n पाई का टर्म, तो देट इसका लिए ओवरऑल क्या होगा 0 होगा। तो मेरा जो नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था, सॉरी ऑर्थोगोनल का कॉन्सेप्ट था, वो यही तो होता है, जब दो वेव फंक्शन का इनर प्रोडक्ट करके इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका वैल्यू 0 आ जाता है। ये ऑर्थोगोनलिटी तेने प्रूव कर दी है, ऑर्थोगोनलिटी तेने प्रूव कर दी है मेरे दोस्त, ये ऑर्थोगोनल तेने प्रूव कर दिया है। अब तेरे को क्या करना है, नॉर्मलाइजेशन प्रूव करना है, तो चाहे m इक्वल टू n होगा, तो m इक्वल टू n होगा, तो ये साइन n पाई एक्स अपॉन L और यहाँ पर भी साइन n पाई एक्स अपॉन L, तो तेरा जो इक्वल टू बनेगा 2/L 0 से लेकर L, तो ये जो साइन स्क्वायर n पाई एक्स अपॉन L वाली टर्म बन जाएगी मेरे दोस्त, बन जाएगी नहीं बन जाएगी, और 2 साइन स्क्वायर 2/L, ये इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है L/2 होता है, करके देख लेना, ये कोस में कन्वर्ट होगा, इसको लिख सकता 1 माइनस कोस 2x/2 लिख सकता है, तो जैसे इसको कन्वर्ट करेगा तेरा L/2 वैल्यू आ जाएगी। फिर इसको इस साइन स्क्वायर को इस टर्म्स में लिख कर फिर इसका इंटीग्रेशन करेगा, तेरे पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी L/2, ठीक है। तो 2/L इंटू L/2, तो L/2 से L/2 कट गया तो ये 1 आ गई, मतलब सीधी सी प्रूफ हो गया। तो तेरा 0 से लेकर m, जब m ऑफ एक्स साइन n ऑफ एक्स इज इक्वल टू dx, मतलब m इज इक्वल टू n था जब, तो पर कितना आया 1 आया ना, जब m नॉट इक्वल टू n आया तो कोनिकल डेल्टा कितना आया, डिफरेंट होने के कारण 0 हो गया। तो इस प्रकार से ये ऑर्थोगोनलिटी जो तेने जो सी पार्ट में था वो प्रूफ हो गई नहीं होगी, सी वाला पार्ट प्रूफ हो गया, तो बहुत मज़ा आ गया। चल आगे पार्ट कर, तो इस चीज़ से नॉर्मलाइजेशन प्रूफ हो गया और इस चीज़ से ऑर्थोगोनल प्रूफ हो गया, तो इससे नॉर्मलाइज प्लस ऑर्थोगोनल मतलब ऑर्थोगोनलिटी प्रूफ हो चुकी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, कंसिडर करो द सिमेट्रिक फाइनाइट वेल, सिमेट्रिक फाइनाइट स्क्वायर वेल क्या होता है दोस्तों, -v0 जब मोड x
लेस देन 1 होता है तो माइनस वी नोट होता है, और मोड एक्स ग्रेटर देन ए होता है तो क्या होता है दोस्तों, 0 होता है, तो वी नोट इज ग्रेटर देन 0 होता है सिमेट्रिक फाइनाइट स्क्वायर वेव के लिए। तो राइट डाउन द जनरल बाउंड स्टेट सॉल्यूशन इनसाइड द एंड आउटसाइड द वेल डिस्टिंग्विशिंग इवन एंड ऑड पेरिटी, ये भी बता है। ये इस प्रकार से टर्म्स बनेगी इसकी इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल की, इस प्रकार से इसका बन सकता है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार, ग्राफ क्या मतलब, इसका पोटेंशियल वेल इस प्रकार से होगा, जिसमें यहाँ पर माइनस वी नोट है, यहाँ पर मोड एक्स इज इक्वल टू ए से छोटा, और यहाँ माइनस ए है और ये प्लस ए है, तो इसके बीच में है, और यहाँ पर 0 0 इस पर पोटेंशियल है, तो यहाँ पर माइनस वी नोट है। इस प्रकार से ये सिमेट्रिक फाइनाइट पोटेंशियल वेल बोला जाता है इसे, तो स्क्वायर वेल बोला जाता है। तो राइट डाउन द जनरल बाउंड स्टेट सॉल्यूशन अपन को पता करना है इसका। तो भाई साहब ये जो इसका पहला क्वेश्चन जो होगा दोस्तों, डिस्टिंग्विश करना है इवन और ऑड पेरिटी। तो भाई जो फाइनाइट डेप्थ पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, ये है, यहाँ पर माइनस वी नोट डेप्थ है, ये माइनस ए है, ये प्लस ए है। फोर यहाँ पर बाउंड स्टेट क्या मान रखा है, फोर यहाँ पर जो बाउंड स्टेट अपन ने एज्यूम करा है वो बाउंड स्टेट माना है ई इज इक्वल टू माइनस मोड ई, यहाँ पर 0 मोड ई लेस देन वी नोट है, और ये फर्स्ट, ये सेकेंड, और ये थर्ड बाउंड्री है। तो दैट इज कॉल्ड, ये जो है ना, ये मेरे पास बता रहा है ई एनर्जी जो होती है माइनस मोड इसके इक्वल है। सेकेंड बाउंड स्टेट ये बता रहा है, ये माइनस वी ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो, यहाँ पर जो वी ऑफ एक्स जो आपको गिवन था माइनस वी नोट है दोस्तों, मोड एक्स लेस देन ए के लिए 0 है, मोड एक्स ग्रेटर देन ए के लिए। तो अपन अलग अलग बाउंड्री में अपन श्रोडिंगर इक्वेशन लगाकर आराम से वेव फंक्शन निकाल सकते हैं यूजिंग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन इन रीजन 1, जहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर भी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पर भी पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 2 0, बट यहाँ पर जो पोटेंशियल की वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है माइनस वी नोट है नहीं है। तो पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर डेल स्क्वायर एक्स फॉर रीजन 1 की बात कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर साई फर्स्ट इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर डेल स्क्वायर साई फर्स्ट अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2m डेल ई अपॉन एच कट स्क्वायर साई फर्स्ट इज इक्वल टू 0। फोर बाउंड स्टेट की बात कर रहे थे अपन, तो बाउंड स्टेट अपन ने ये है, तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू है दोस्त, इसकी वैल्यू है जिस प्रकार से अपन को क्वेश्चन में दे रखा था, इसकी वैल्यू इन्होंने अज्यूम कर रखी है स्मॉल के, तो स्मॉल के इज इक्वल टू रूट माइनस 2m स्मॉल के स्क्वायर और एच कट, तो डेट में स्मॉल के स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मोड ई अपॉन एच कट। तो यहाँ पर डेल स्क्वायर साई 1 अपॉन डेल एक्स डी स्क्वायर माइनस स्क्वायर साई 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर m की वैल्यू प्लस माइनस के आएगी, दैट इज कॉल्ड साई 1 जो फर्स्ट स्टेट आएगी वो आएगी ए ई की पावर स्मॉल के एक्स और प्लस बी ई की पावर माइनस के एक्स। अब इन रीजन वन में, ये जो रीजन 1 है, इस रीजन 1 में 8x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी वेव फंक्शन जो होगा वो दोस्तों क्या होगा, अब ये जो फर्स्ट वाला चीज़ है वो इधर की तरफ जाएगा तो वेव फंक्शन क्या होगा 0 होगा। तो वेव फंक्शन 0 होगा तो ए एल्फा एक्स टेंस टू इन्फिनिटी
प्लस बी ई की पावर एल्फा एक्स एक्स टेंस टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू जीरो। तो ये वाला जी पार्ट जीरो हो जाएगा, प्लस ये माइनस माइनस ये वाला पार्ट बी माइनस एल्फा एक्स एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी होगा तो ई की पावर इन्फिनिटी आएगा, तो इन्फिनिटी वाला टर्म आएगा। तो भाई इन्फिनिटी इसके इक्वल तो हो नहीं सकता, तो इन्फिनिटी यदि इक्वल करने पर ये इन्फिनिटी ई की पावर इन्फिनिटी वाला टर्म आएगा, तो ई की पावर इन्फिनिटी इन्फानाइट होगा। तो इन्फानाइट तो कभी इसके इक्वल हो नहीं सकता ना, इन्फानाइट तो इक्वल हो नहीं सकता। और यदि मैं एक कंडीशन लगा सकता हूँ कि बी वाला पार्ट, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, जीरो होगी। तो इन्फानाइट तो जीरो के इक्वल है नहीं, तो यहाँ पे मैं बी की वैल्यू जीरो कंसीडर कर लेता हूँ। तो बी जीरो से लेकर मल्टीप्लाई करने पे LHS और RHS ये प्रूफ हो जाएगा, तो बी की वैल्यू यहाँ जीरो हो जाएगी। सो इसलिए साई वन की वैल्यू जो होगी मेरे पास ए ई की पावर एल्फा एक्स हो जाएगी। ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, फर्स्ट रीजन के लिए। अब इन सेकेंड रीजन मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दी वन है दोस्तों, माइनस एक्स गिवन है, माइनस वी नोट गिवन है। तो सेकेंड रीजन एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी ऑफ एक्स साई सेकेंड इज इक्वल टू जीरो। इन सेकेंड रीजन तो स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच कट स्क्वायर माइनस ई प्लस वी नोट साई सेकेंड इज इक्वल टू जीरो। तो सेकेंड रीजन एक्स स्क्वायर प्लस 2m एच का स्क्वायर वी नोट माइनस मॉड ई सेकेंड इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे गिवन था के इज इक्वल टू रूट 2m वी नोट प्लस ई इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। अब तुझे पता है कि ई इज इक्वल टू माइनस ई नोट होता है, तो यहाँ माइनस ई नोट की जगह ई रख दूंगा, तो वही चीज़ सेम है। तो वही चीज़ फॉलो होगी किसके लिए, इसके लिए मॉड ई अपॉन एच कट स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई सेकेंड रीजन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से m की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस आयोटा के, यहाँ पर कैपिटल के है, वहाँ स्मॉल के था पहले स्टेट के लिए। तो साई सेकेंड स्टेट मेरे पास आ जाएगी सी कोस के एक्स प्लस डी साइन के एक्स, इससे इक्वेशन सेकेंड होगी दोस्त। इन रीजन थर्ड में आपको पता है पोटेंशियल की वैल्यू वापस जीरो है, तो डेल स्क्वायर थर्ड रीजन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m ई अपॉन एच कट स्क्वायर थर्ड रीजन इज इक्वल टू जीरो। तो डेल स्क्वायर थर्ड रीजन डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2 मॉड ई अपॉन एच कट स्क्वायर साई थर्ड रीजन के लिए जीरो एक्स स्क्वायर माइनस स्मॉल के स्क्वायर थर्ड रीजन इज इक्वल टू जीरो। अब इसको लिखा जा सकता है एफ ई की पावर स्मॉल के एक्स प्लस जी ई की पावर माइनस के एक्स। अब 8x टेंस टू इंफिनिटी इन रीजन थर्ड मेरे दोस्त, कुछ नहीं, यहाँ पर तुझे बस बाउंड्री कंडीशन लगानी छोड़ेंगे, इक्वेशन लगानी और बस उससे तेरा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत इजी है भाई। अब ये बाउंड्री कंडीशन है के एक्स एक्स टेंस टू इंफिनिटी प्लस जी ई की पावर के एक्स एक्स टेंस टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस, यदि इंफिनिटी लगा रहा तो ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ई की पावर माइनस इंफिनिटी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट ये वाला पार्ट, ये वाला तो इंफिनिटी हो नहीं सकता, तो एफ की वैल्यू यहाँ से जीरो आ जाएगी, दैट इज कॉल्ड इस बाउंड्री कंडीशन से। इसके लिए जीरो होगा नहीं होगा, मतलब जो वेव फंक्शन होता है वो इंफिनिटी पर माइनस इंफिनिटी पर जीरो होता ही नहीं होता मेरे दोस्त, होता है ना। तो यहाँ से एफ की वैल्यू जीरो आ गई, तो एफ की वैल्यू जीरो आ गई, सो मेरा जो वेव फंक्शन थर्ड रीजन का है वो हो जाएगा 6 माइनस के एक्स जी। तो व्हेन द पोटेंशियल इज सिमेट्रिक, पोटेंशियल
व्हेन जब पोटेंशियल इज सिमेट्रिक दैट इज कॉल्ड v ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू v ऑफ x that be there are even and odd bound state, there are even and odd बाउंड स्टेट। तो इवन और ओड बाउंड स्टेट आती है। तो भाई इवन स्टेट क्या होती है और एक बाउंड स्टेट क्या होती है? तो देख, इवन स्टेट की बात कर लें और एक ओड स्टेट की बात कर लें। तो इवन स्टेट होती है, अब यहाँ पर तेरे पास साई 1 आ रहा है, ए ई की पावर स्मॉल के एक्स, साई 2 रीजन आ रहा है, सी कोस के एक्स, साई 3 आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है ये बताऊंगा मैं तुझे, टेंशन मत ले। तेरा भाई तेरे पास 7 बेटा है, यहाँ पर कैपिटल के एक्स है, यहाँ स्मॉल के है, यहाँ कैपिटल के एक्स है। इसी प्रकार ओड स्टेट में फर्स्ट वाला आ रहा है ई की पावर स्मॉल के एक्स, सेकेंड वाला आ रहा है डी ई की पावर कैपिटल के एक्स, और थर्ड वाला आ रहा है जी ई की पावर माइनस के एक्स। तो देट मीन्स तू क्या समझ रहा है मेरे दोस्त? देख, इवन और ओड स्टेट का मतलब क्या होता है, क्या समझता है तू इवन और ओड स्टेट को? तो इवन और ओड पेरिटी बतानी है दोस्तों। तो इवन स्टेट क्या होता है, देख यहाँ पर इवन क्या होता है कि कोस में यदि साई ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाता है, साई ऑफ एक्स हो जाता है, वो मेरा इवन है। और ओड क्या होता है, साई ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साई ऑफ एक्स। तो भाई ये देख, कोस वाली टर्म्स हमेशा इवन होती है और साइन वाली टर्म्स जो होती है हमेशा ओड होती है। बट इस चीज़ का पता नहीं लगा सकता मैं, जो फर्स्ट थर्ड स्टेट में जो मैंने निकाला है ए ई की पावर के एक्स और ए ई की पावर, तो ये इवन और ओड दोनों में ही लाई कर सकता है। लाई कर सकता नहीं कर सकता, इसको मोड जेड भी कर सकता हूँ, तो ये इवन और ओड दोनों में ही लाई कर सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल वाले पार्ट से मैं बता नहीं सकता कि कौन इवन है कौन ओड है। ठीक है, तो एक्चुअल में इवन तो है एक ये सेकंड रीजन का ये कोस वाला टर्म्स, और सेकंड रीजन का तो ये साइन वाला टर्म ओड। ठीक है, अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में क्या कहानी बोल रहा है कि बाउंड्री कंडीशन लगाओ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए पर और ट्रांसलेट इक्वेशन निकालो। तो भाई एस इक्वल टू प्लस माइनस ए पर बाउंड्री कंडीशन लगाओ। तो तुम्हें पता है कि भाई मेरा जो वेव फंक्शन निकला था सेकेंड स्टेट के लिए बी पार्ट में, तुम्हें पता है कि तो मेरा जो वेव फंक्शन निकला था सी कोस के एक्स प्लस डी साइन के। अपन को बी पार्ट करना है। अब बी पार्ट में क्या बोल रहा है दोस्तों, अप्लाई करो द बाउंड्री कंडीशन इज इक्वल टू प्लस माइनस ए टू ऑब्टेन द ट्रांसेंट्रल इक्वेशन फॉर द अलाउड बाउंड स्टेट एनर्जी एक्सप्रेस देम इन द टर्म ऑफ द कैपिटल के स्मॉल के टर्म्स में। तो भाई कुछ नहीं है, इजी टर्म्स हैं। अपन को पता है कि मेरा बाउंड्री कंडीशन लगा हुआ है, यहाँ पर x इक्वल टू माइनस ए है और यहाँ पर x इक्वल टू प्लस है। यहाँ साई 1 स्टेट माना है, यहाँ साई 2 स्टेट माना है और यहाँ साई 3 स्टेट माना है। तो x इक्वल टू माइनस ए के लिए तो अब मैं बाउंड्री कंडीशन लगा सकता हूँ। x इक्वल टू माइनस ए यहाँ पर था, यहाँ पर साई 1 था, फिर साई 2 यहाँ पर था और यहाँ पर साई 3 था। तो ये प्लस ए है और ये माइनस ए है। तो दैट इज कौन, इस पॉइंट पर x इक्वल टू माइनस ए पर द फर्स्ट रीजन पर वेव फंक्शन जो होगा x टेंस टू ए माइनस ए इज इक्वल टू सेकेंड रीजन x टेंस टू माइनस ए। ये इक्वल होगा नहीं होगा बता? अरे होगा नहीं होगा दोस्त, हो जाएगा। तो अब इसी प्रकार x इज इक्वल टू ए के लिए सेकेंड का वेव फंक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा थर्ड का वेव फंक्शन। तो भाई सेकेंड का वेव फंक्शन इज इक्वल टू हो जाएगा x इज इक्वल टू ए के लिए। अब थर्ड का वेव फंक्शन यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू ए। अब तुझे पूछा गया ट्रांसेंट्रल इक्वेशन निकालनी इवन और ओड पेरिटी के, x इज इक्वल टू ए पर ये बाउंड्री कंडीशन लग जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इवन और ओड पेरिटी लगा सकता हूँ। तो अपन जानते हैं कि इवन पेरिटी देख, साइन फर्स्ट स्टेट क्या थी मेरे पास ए ई की पावर स्मॉल के एक्स, साई 2 क्या है मेरे पास दोस्त सी कोस कैपिटल के एक्स कैपिटल डी
साइन कैपिटल के एक्स, और थर्ड का वेव फंक्शन मेरे पास क्या है, थर्ड का वेव फंक्शन है मेरे पास दोस्त जी, ई की पावर यहाँ पर माइनस है। ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर, अब मेरे पास सेकंड में इवन और ऑपरेटर लगा सकता हूँ, तो सेकंड में इवन के लिए कौन सा है, ये इवन वाली टर्म्स है, और ये ओड वाली टर्म्स है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोस के माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोस के एक्स होता है। अरे होता नहीं होता, अब सॉरी प्लस कोस के एक्स होता है, और साइन माइनस के एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन के एक्स होता है। तो भाई यहाँ पर प्लस आ रहा है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, माइनस एक्स लगा, बट यहाँ पर माइनस साइन बाहर आ गया, तो ये बन गया हमारा ओड पेरिटी के लिए, और ये बन गया मेरा दोस्त इवन पेरिटी के लिए। बना नहीं बना? अब मैं यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन लगा सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से फॉर इवन और ओड दोनों पेरिटी के लिए, इवन और ओड दोनों के लिए लगा सकता हूँ, अरे लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर x माइनस ए के लिए जो होता है दोस्तों, ये इवन पेरिटी के लिए बात कर रहे हैं पर, सॉरी x माइनस ए के लिए साई वन एक्स टेंस टू माइनस ए इज इक्वल टू साई टू एक्स इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि फर्स्ट रीजन और सेकेंड रीजन दोनों में लाई करेगा, नहीं करेगा। इसी प्रकार x इज इक्वल टू ए के लिए भी ये सेम स्टेट लाई करेगा। तो फॉर इवन पेरिटी के लिए साई वन साई टू साई थ्री, इस प्रकार से थर्ड तीनों रीजन के लिए मेरे पास वेव फंक्शन है। तो फॉर इवन पेरिटी के लिए मुझे पता है कि इवन ये वाला चीज़ है और ओड ये वाला चीज़ होता है, क्योंकि कोस के माइनस एक्स यानी माइनस एक्स करने पर ये प्लस आ रहा है, क्योंकि वो कोस क्या था, एब्जॉर्ब कर लेता है ना नेगेटिव साइन को, और साइन क्या करता है, बाहर निकाल देता है नेगेटिव साइन को। तो यहाँ से इवन पेरिटी के लिए जो सेकंड वेव फंक्शन जो निकलेगा वो आएगा सी कोस के एक्स, और यहाँ पर कैपिटल के क्या है, रूट 2m e प्लस वी नोट अपॉन एच कट, या स्मॉल के जो है वो रूट स्मॉल माइनस 2m अपॉन कैपिटल ई अपॉन, या इसको रूट मोड ई अपॉन एच कट भी बोला जा सकता है। फ्रॉम इक्वेशन 1 से साई फर्स्ट वेव फंक्शन जो होता है टेंस टू माइनस ए इज इक्वल टू, क्योंकि वेव फंक्शन जो होता है वो साई कंटिन्यूस होता है, साई डेज भी कंटिन्यूस होता है। तो भाई ये जो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए आ रहा था, उसके लिए वेव फंक्शन ये और ये इस बाउंड्री पर क्या होगा, दोनों सेम कंटिन्यूस होंगे, तो इस दोनों के लिए सेम होगा। अब इसके लिए वेव फंक्शन ये है और इसके लिए ये है, तो यहाँ पर यहाँ प्लस है सॉरी है ना, तो यहाँ पर जब एक्स टेंस टू माइनस ए लगाऊंगा, एक्स टेंस टू माइनस ए, तो यहाँ से तो ये बन जाएगा, और यहाँ से सी कोस माइनस के है, और ये इसको माइनस को ऑब्जर्व कर लेगा, सी कोस ए बन जाएगा। तो ए ई की पावर माइनस के है, स्मॉल के है, इज इक्वल टू सी कोस है, तो इक्वेशन फर्स्ट इससे बन गई। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो साई वन का फर्स्ट रीजन का एक्स माइनस ए से फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल के ई की पावर स्मॉल के एक्स टेंस टू माइनस है, सी कैपिटल के माइनस साइन कैपिटल के एक्स टेंस टू माइनस है। तो ये इधर बन गया सी के बन गया, और यहाँ पर नेगेटिव साइन है, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, क्योंकि साइन माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन इस प्रकार से बन जाएगी। अब फर्स्ट और सेकंड का क्या बनता हूँ मैं, डिवाइड कर देता हूँ, तो ए से ए कट जाएगा, ई की पावर माइनस के से ई की पावर माइनस ए के कट जाएगा, सी से सी कट गया, और यहाँ से वन अपॉन स्मॉल के इज इक्वल टू वन अपॉन कैपिटल के इज इक्वल इंटू कोट कैपिटल के ए, मतलब कैपिटल के इज इक्वल टू मेरे पास बन गया स्मॉल के कोट कैपिटल ए, और स्मॉल के इज इक्वल टू बन गया कैपिटल के टेन कैपिटल के ए, मतलब द रिलेशन बिटवीन द स्मॉल के एंड द कैपिटल के में मैंने एक्सप्रेशन निकाल दिया। इस प्रकार से एक इक्वेशन बना दी। इसी प्रकार मैं ओड पेरिटी के लिए भी कर सकता हूँ। तो ओड पेरिटी दोस्तों इस प्रकार मैंने इवन पेरिटी के लिए करा है, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए पर, इसी प्रकार एक्स इज इक्वल टू ए पर भी कर सकता हूँ। सिमिलरली तो इवन पेरिटी के लिए एक्स टेंस टू ए पर भी निकाल लेना, हाँ तो उस पर भी निकल जाएगा आपके लिए। ओड पेरिटी के लिए करके बताता हूँ, एक्स टेंस टू माइनस ए। ओड पेरिटी के लिए जो सेकंड वेव फंक्शन जो होगा दोस्तों वो होगा मेरे पास डी साइन कैपिटल के एक्स। अब मैं चलो माइनस ए के लिए तो पहले निकाल लिया, अब ओड के लिए प्लस ए के लिए निकाल के देखते हैं। ठीक है, तो ओड के लिए क्या होगा, सेकेंड रीजन का एक्स टेंस टू प्लस ए इज इक्वल टू, अब प्लस ए यहाँ पर आ रहा था तो सेकेंड और थर्ड के बीच में लाई करेगा नहीं करेगा, तो साई थर्ड रीजन का एक्स टेंस टू ए। तो यहाँ पर तेरे पास निकल रहा था सी सेकेंड रीजन के लिए सी सॉरी कैपिटल डी साइन कैपिटल के एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर तेरे पास निकलता है दोस्तों थर्ड रीजन के लिए जो वेव फंक्शन होता है जी ई की पावर माइनस के एक्स होता है,
जी ई की पावर माइनस के एक्स होता है एक्स टेंस टू ए के लिए, और ये एक्स भी एक्स टेंस टू ए, तो डी साइन कैपिटल ए इज इक्वल टू जी ई की पावर ए ई। तो ये इक्वेशन फर्स्ट इसको दे दिया, ठीक है। इसी प्रकार डेरिवेटिव पार्ट भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो डेरिवेटिव जो टर्म होगा वो भी क्या होगा मेरे दोस्त, कंटिन्यूस होगा। तो कंटिन्यूस होने का मतलब क्या होगा, द डेज ऑफ द सेकेंड एस टेंस टू ए इज इक्वल टू डेज थर्ड एक्स टेंस टू ए। तो सी डी का साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस के ए, और यहाँ पर कैपिटल के आ जाएगा आगे, इज इक्वल टू ये एक्स एक्स टेंस टू ए इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जी माइनस स्मॉल के इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एक्स टेंस टू ए। लिमिट लगा दी, कोस कैपिटल के ए इज इक्वल टू माइनस स्मॉल के माइनस कैपिटल जी स्मॉल के इज इक्वल टू ई की पावर माइनस स्मॉल ए, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, ये इक्वेशन सेकेंड मान लेता हूँ, तो इक्वेशन फर्स्ट का डिवाइड कर दे मेरे दोस्त इक्वेशन सेकेंड से। तो डी साइन कैपिटल ए इज इक्वल टू डी कैपिटल के कोस कैपिटल ए इज इक्वल टू बन जाएगा जी ई की पावर माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू माइनस जी स्मॉल के ई की पावर माइनस ए। जी से जी उड़ा, इससे ये उड़ा, डी से डी उड़ा, तो यहाँ से बना 1 के टेन कैपिटल के ए इज इक्वल टू माइनस। तो ये रिलेशन आया यहाँ पर नेगेटिव में ओड पेरिटी के लिए। तो कैपिटल के इज इक्वल टू माइनस स्मॉल के टेन कैपिटल के ए, द ये एक्सप्रेशन आया ओड पेरिटी के लिए। इसी प्रकार तू एक्स के एक्स टेंस टू माइनस ए के लिए निकाल लेना ओड पेरिटी के लिए एक्सप्रेशन। इसी प्रकार एस टेंस टू ए के लिए निकाल देना तू इवन पेरिटी के लिए। तो ये काम तुझे होमवर्क में है, तू कर लेना आराम से, ठीक है। अब इस सी पार्ट का डी पार्ट में क्या करना है अपन को दोस्तों, सी पार्ट में नंबर ऑफ बाउंड स्टेट निकालनी है। तो नंबर ऑफ बाउंड स्टेट निकालने के लिए अब तुम्हें पता है कि कैपिटल क्या क्या है, √2m वी नोट प्लस ई है अपॉन एच कट, और स्मॉल के क्या है दोस्तों, -2m ई अपॉन एच कट है। तो इसका स्क्वायर प्लस स्मॉल के स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2m √2m प्लस ई अपॉन एच कट माइनस 2m ई अपॉन एच कट। तो 2m ई अपॉन एच कट कट जाएगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 2m वी नोट अपॉन एच कट, कैपिटल के स्क्वायर और स्मॉल के स्क्वायर। तो देट इज कॉल्ड ये ग्राफिकली इसको ये जो इट इज़ हेल्प करेगी टू विजुलाइज दिस इक्वेशन ग्राफिकली। और वी गेट कर सकते हैं द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये सर्कल की इक्वेशन था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट उसका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ऑफ द के ए कोमा के ए। तो यहाँ पर के ए का हो स्क्वायर प्लस स्मॉल के ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2m वी नोट ए स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर। समझ में आ रहा है मेरे दोस्त क्या बोल रहा हूँ मैं। तो अब लेट तो क्या करना है कि जेड को तू के अज्यूम कर लेना, और जेड नोट को तू क्या कर लेना दोस्तों, ए अपॉन एच कट √2m एच। तुम्हें क्या अज्यूम करना है, जेड इज इक्वल टू कैपिटल के ए मान लो, जेड इज इक्वल टू कैपिटल ए मान लो, जे नोट को तुम ए अपॉन एच कट √2m √2m वी नोट मान लो। अब तुम्हें पता है कि इवन जो स्टेट थी, इवन जो पेरिटी थी, इवन स्टेट थी, उसके लिए अपन ने क्या रिलेशन आया था, 10 कैपिटल 10 ये आई थी मेरे इवन स्टेट के लिए, और 10 और यहाँ पर इक्वल था, ठीक है। तो ये मेरी इवन स्टेट के लिए आई थी। अब ओड स्टेट के लिए इज इक्वल टू है कैपिटल के कोट कैपिटल के स्मॉल के इज इक्वल टू नेगेटिव साइन है आई थिंक, नेगेटिव साइन के कोट कैपिटल के। तो ये मेरी दोस्तों ओड स्टेट के लिए।
अब तुझे क्या करना है दोस्त, ये जो इक्वेशन है ना तेरे पास, इस इक्वेशन में तुझे डिवाइड करना है बोथ साइड। डिवाइड इज बोथ, सॉरी ये इक्वेशन नहीं, ये वाली इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में तुझे डिवाइड करना है बोथ साइड। किसका? कैपिटल के ए का। तुझे क्योंकि स्मॉल के अपॉन कैपिटल ए का एक्सप्रेशन चाहिए, तो कैपिटल के ए का स्क्वायर का तू क्या कर, बोथ साइड डिवाइड कर दे। तो इसका बोथ साइड का तेरे डिवाइड करने का मतलब है यहाँ पर कैपिटल के का होल स्क्वायर का अपॉन कैपिटल के होल स्क्वायर प्लस स्मॉल के का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल के अपॉन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2mv0 ए स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर कैपिटल के का होल स्क्वायर। तो ये 1 प्लस स्मॉल के अपॉन कैपिटल ए एक्सप्रेशन बन गया यहाँ पर, और यहाँ पर 2m v0 ए स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर है, और यहाँ पर के है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। के का होल स्क्वायर है, तो मैं सीधी सी बात है स्मॉल के अपॉन कैपिटल के एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ, यहाँ पर होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो 1 उधर जाएगा, तो इस चीज़ को मैंने माना रखा है जेड नोट, और जेड क्या है मेरे पास इज इक्वल टू कैपिटल के ए, तो जेड नोट अपॉन जे का होल स्क्वायर माइनस है, क्योंकि 2 क्या है √2m v0 अपॉन ए अपॉन एच कट, तो मेरे पास क्या है जेड नोट का स्क्वायर करूँगा तो ये आ जाएगा 2m v0 ए स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर, और 1 अपॉन के ए का होल स्क्वायर करूँगा तो वो क्या आएगा, वो ये 1 अपॉन जेड बनेगा, तो ये जेड बनेगा और ये 1 इधर चल जाएगा। तो सीधी सी बात है स्मॉल के अपॉन कैपिटल के इज इक्वल टू आएगा जेड नोट अपॉन जेड का होल स्क्वायर -1, और वो किससे आएगा, इस इक्वेशन से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर के का क्या होगा, जेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं इवन स्टेट के लिए या ओड स्टेट के लिए आराम से इक्वेशन लिख सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड मेरी इवन स्टेट है मेरे दोस्त। इवन स्टेट के लिए क्या होगा, स्मॉल के अपॉन कैपिटल के, इसको लिख सकता हूँ जेड नोट स्क्वायर अपॉन जेड का होल स्क्वायर -1 और इज इक्वल टू 10 के ए। और भाई साहब के ए को क्या बोला मैंने, के ए को क्या बोला है, जेड बोला है। भाई साहब क्या बोला है, जेड बोला। तो दैट इज कॉल्ड 10 जेड इज इक्वल टू जेड नोट अपॉन जेड का होल स्क्वायर -1। इसी प्रकार ओड स्टेट के लिए अब यहाँ पर जेड हो सकता है 0 पाई 2 पाई, कर्व स्टार्टिंग करेगा एटा जेड इक्वल टू 0 पाई 2 पाई से। इसी प्रकार ओड स्टेट के लिए क्या होगा दोस्तों, माइनस कोट जेड इज इक्वल टू √जेड नोट अपॉन जेड का होल स्क्वायर -1। तो कर्व स्टार्टिंग करेगा एट जेड इज इक्वल टू पाई बाई 2 3 पाई बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर पाई बाई, क्योंकि 10 0 किस पर होता है 0, और यहाँ पर इस पर कर्व स्टार्ट करेगा जेड इज इक्वल टू पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 इससे। तो डिस्कशन और रिलेशन में बात कर सकते हैं, द नंबर ऑफ द बाउंड स्टेट डिपेंड करेगी इंटायर ऑन द स्ट्रेन ऑफ द पोटेंशियल वेट कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर पर। तो जो नंबर ऑफ बाउंड स्टेट है जिसे डिपेंड करेगी किस पर, जेड नोट पर। जेड नोट नंबर ऑफ द बाउंड स्टेट डिपेंड करेगी √2m v0 पर एटलीस्ट 1 स्टेट। अब मैं ये भी बता सकता हूँ कि मेरे पास यदि 0 से लेकर जेड नोट पाई बाई 2 के बीच में हो तो एक ही बाउंड स्टेट होगी, वन बाउंड स्टेट। इफ़ यदि 0 से पाई बाई 2 से लेकर जे नोट 3 पाई बाई 2 पाई के बीच में है तो यहाँ पर 2 बाउंड स्टेट होगी, एक तो 1 इवन होगी और एक 1 ओड होगी। इसी प्रकार से मेरे पास यदि जेड 0 पाई से लेकर 3 पाई बाई 2 के बीच में है तो यहाँ पर 3 बाउंड स्टेट होगी। यहाँ पर 2 इवन होगी और एक ओड होगी। यहाँ पर एक इवन होगी और एक ओड होगी। जनरली इज n इज अ नंबर ऑफ द बाउंड स्टेट। यदि n नंबर ऑफ द बाउंड n इज अ नंबर ऑफ द बाउंड स्टेट तो इज इक्वल टू होगा 2 जेड नोट अपॉन पाई +1। जनरली इसको इससे रिप्रेजेंट करा जा सकता है। तो द नंबर ऑफ द बाउंड स्टेट डिटरमाइंड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द v0 a स्क्वायर m देयर इज ऑलवेज एटलीस्ट वन सिमेट्रिक बाउंड स्टेट। न्यू स्टेट अपीयर होगी वेन एवर a अपॉन h कट √2m
वी नोट क्रॉसेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ द पाई बाई टू। तो ठीक है, इस प्रकार से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्क्राइब भी कर दिया है अपन इसको। जो आपकी इक्वेशन बनी है, जेड की जगह आप क्या लिख सकते हो, जो इक्वेशन थी उसमें जेड की जगह ट्रांसलेशन इक्वेशन है, जेड की जगह आप वाई कर देना, और जेड नोट की जगह जहाँ पर ये ना ट्रांसलेशन इक्वेशन थी अपनी ये वाली, जेड की जगह वाई से रिप्रेजेंट करना, और बाकी जो बचा था उसकी जगह एक्स लिख देना, रूट वाला टर्म्स को एक्स लिख देना। तो आप इस प्रकार से रिलेशन बना लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इस प्रकार से। तो एक्स इज इक्वल टू वाई टेन वाई, और वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन वाई। इस यही अपनी सेंट्रल इक्वेशंस होती है। और जो अपन ने जेड नोट निकाला था ना, वो एक प्रकार से वाई स्क्वायर है, जो स्ट्रेन पैरामीटर बोला जाता है इसका। तो इसकी -1 से 1/2 तक, या -a/, तो इसका ग्राफ बनता है E1 और ऑड का। इसको और अच्छे से समझाएंगे किसी दिन। अब मैंने बताया कि नंबर ऑफ द बाउंड स्टेट डिपेंड करेगा ओनली द स्ट्रेन पोटेंशियल पर। स्ट्रेन पोटेंशियल अपना क्या था, ये अपना आया था ना 2mv0 a² / h² उस पर डिपेंड करेगा। तो किसी दिन अब सी पार्ट करते हैं इसका। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें क्या बोला गया है कि अ पार्टिकल ऑफ एनर्जी इज इंसिडेंट होता है फ्रॉम द लेफ्ट ऑन अ वन डायमेंशनल रेक्टेंगुलर बेरियर। तो वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दोस्तों क्या होता है, वी नोट जीरो से एक्स ए के बीच में अदरवाइज। तो ये क्या है मेरा दोस्त, वन डायमेंशनल रेक्टेंगुलर बेरियर है कि भाई 0 से लेकर ए तक इस प्रकार से है। ये 0 से लेकर ए तक वी नोट है, अदरवाइज इस पर 0 है पोटेंशियल, इस पर पोटेंशियल 0 है ना। ये एक्स इक्वल टू 0 है और यहाँ तक ए। तो इस प्रकार से ये रेक्टेंगुलर बेरियर हो गया, ये रेक्टेंगुलर बेरियर होगा। एस इक्वल टू ए से 0 से लेकर ए तक मेरे पास पोटेंशियल वी है, अदरवाइज इस पर 0 है। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा वी नोट एक्स इक्वल टू 0 एक्स इक्वल टू ए। द सोल्व करो टाइम इंडिपेंडेंस सोनिकर इक्वेशन इन द 3 रीजन एंड राइट डाउन द जनरल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट रीजन ये रहा, सेकंड रीजन ये रहा, और थर्ड रीजन ये रहा। अब 3 रीजन के लिए मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। द फर्स्ट रीजन है एक्स लेस देन 0। तो एस लेस देन 0 के लिए पोटेंशियल की वैल्यू कितना होगा, 0 होगी। यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू कितना है, 0। यहाँ पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, वी नोट। थर्ड रीजन के लिए पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0। तो देट इज कॉल्ड फॉर रीजन फर्स्ट। रीजन फर्स्ट के लिए सोडिंगर इक्वेशन लिख सकता हूँ, -h²/2m d² प्लस 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए क्या था, +0 था, और ई साई 1 था, कोई दिक्कत हो रही है मेरे भाई। तो इसके लिए तेरे पास जो इक्वेशन बनेगी dx² -2m, और इधर इज इक्वल टू -2me/h² साई फर्स्ट टू d² साई फर्स्ट रीजन dx²। और तेने क्या मान रखा है, द पार्टिकल ऑफ एनर्जी ई इंसिडेंट करती है फ्रॉम द लेफ्ट ऑन अ वन डायमेंशन रेक्टेंगल। तो इस पर लेफ्ट पर एनर्जी लाई करती है। तो तेने जो के मान रखा है वो के होगा देखा √me/h²। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो /h², तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2me साई फर्स्ट रीजन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोस्त तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, d² साई फर्स्ट x² प्लस k² साई फर्स्ट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तुम्हारे पास m की वैल्यू आ जाएगी दोस्त ± आयोटा स्मॉल के। तो यहाँ से साई फर्स्ट रीजन जो है वो आप बता सकते हो दोस्तों। जो फर्स्ट रीजन होगा आपके पास वो क्या होगा, ए। यहाँ पर फर्स्ट रीजन जो होगा वो ए e⁻ आयोटा kx प्लस बी e⁻ आयोटा kx होगा। आयोटा के टर्म्स में होता है यहाँ पर। यदि आप आयोटा प्लस माइनस आयोटा के आता है तो इस प्रकार आयोटा के। अब फॉर इन रीजन सेकंड की बात करूँ, इन रीजन सेकंड की बात करूँ तो पोटेंशियल तेरे पास रीजन सेकंड में क्या है, वी नोट है। तो del² सेकंड रीजन के लिए x² प्लस
2m/h का स्क्वायर ई माइनस वी नॉट। अब सेकेंड रीजन के लिए भाई दो कंडीशन बन सकती है कि एनर्जी, अब एनर्जी छोटा है वी नॉट से या एनर्जी बड़ा है वी नॉट से। इन द केस, अब इन द केस में, इस केस में मेरा पास जो एनर्जी है वो वी नॉट से क्या है, छोटा है। तो 2m वी नॉट साई 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एनर्जी वी नॉट से छोटा है, तो साई 2 साई एक्स स्क्वायर प्लस 2m माइनस साइन बाहर निकल जाएगा, 2m एच कट स्क्वायर वी नॉट माइनस ई साई 2 इज इक्वल टू 0। तो देट इस काल में इसको बोल सकता हूँ डी स्क्वायर एक्स अपॉन सेकेंड रीजन के लिए माइनस कैपिटल के स्क्वायर साई 2 इज इक्वल टू 0। तो भाई साई सेकेंड रीजन के लिए जो वेव फंक्शन निकलेगा, वेव फंक्शन ऑफ सेकेंड रीजन इज इक्वल टू सी ई की पावर के एक्स प्लस, क्योंकि इसके लिए एम क्या निकलेगा, प्लस माइनस कैपिटल के, तो और डी ई की पावर माइनस के एक्स। ठीक है, ये कौन से एनर्जी, जहाँ ये किसके लिए निकला, एनर्जी वी नॉट से कम है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जिस प्रकार से तुम्हारा पोटेंशियल ये था 0 वी नॉट 0, एक्स लेस देन के लिए फर्स्ट रीजन ये था, एक्स 0 से लेकर ए के लिए सेकेंड रीजन ये है, और एक्स ए के लिए थर्ड रीजन ये है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ये तुम्हारा पोटेंशियल जा रहा है और यहाँ पर तुम्हारा पोजीशन के रेस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, अब तुम्हारे पास जो एनर्जी है वो इस प्रकार से गिवन है कि जो एनर्जी है ये तुम्हारा पूरा वी नॉट है, और ये 0 से लेकर ए तक है, 0 से लेकर, और यहाँ पर जो एनर्जी है वो वी नॉट से कम है। तो देट मीन्स ये है कि यहाँ से ये जा रहा है, ये वेव फंक्शन यहाँ से वेव जा रही है, और यहाँ से जो वेव होती है वो डीके होती है, और डीके होने के बाद वो वापस से इस प्रकार से लाई करती है। ठीक है, तो यहाँ पर डीकेइंग होता है और एनर्जी लेस देन वी नॉट से, पोटेंशियल से यदि कम होता है तो डीके होता है। तो जो डीके हो जाता है, जो इसको रिप्रेजेंट करेगा फ्रॉम ये जो इक्वेशन 2 है रहा है। ठीक है, अब दोस्तों एनर्जी क्या होगा, बड़ा होगा वी नॉट से। तो भाई पार्टिकल की जो एनर्जी है वो बड़ी होगी पोटेंशियल वेल की हाइट से, पोटेंशियल वेल की हाइट से यदि बड़ी होगी तो मेरे पास जो इक्वेशन होगी डेल स्क्वायर साइट डेल एक्स स्क्वायर 2m/h कट स्क्वायर वी। अब पोटेंशियल जेट इस काल में यहाँ कह रहा हूँ एनर्जी बड़ी है, तो एनर्जी बड़ी है तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ ई माइनस वी नॉट साई 2 इज इक्वल टू 0। अब इस वाली टर्म्स को मैं क्या बोल सकता हूँ, वही के स्क्वायर, के यहाँ पर k1 माना कि ये k1 है, तो ये इसको मैं k2 बोल सकता हूँ, इसको मैं k2 स्क्वायर बोल सकता हूँ। तो ये मेरे पास क्या होगा, सेकेंड डेल एक्स स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर साई सेकेंड इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर m की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आयोटा k2 आ जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो साई सेकेंड फॉर एनर्जी इज ग्रेटर देन वी नॉट के लिए, तो यहाँ पर सी डी में तो निकाल दिया, अब सी डी वाली टर्म्स तो निकल गई, अब ई एफ की वाली टर्म्स की निकाल देता हूँ। तो जी एफ निकालता हूँ, जी ई की पावर प्लस आयोटा k2x प्लस एफ ई की पावर माइनस आयोटा k2x। तो ये वाली टर्म्स ये निकल गई जब ई बड़ा है इसके लिए वी नोट से। अब रीजन थर्ड की बात करते हैं, तो फॉर रीजन थर्ड के लिए मतलब x बड़ा है a से, तो उसके लिए दोस्तों तुम्हारा पता है कि पोटेंशियल, उसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तो देट इसका ये तो कंफर्म है कि तुम्हें पता है कि उसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ से लिख सकता हूँ डी स्क्वायर थर्ड वेव फंक्शन स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई थर्ड इज इक्वल टू 0। तो साई थर्ड के लिए मैं अज्यूम कर सकता हूँ
एफ इज इक्वल टू यहाँ पर एफ जी एच हो गया, एफ जी एफ हो गया, तो यहाँ पर एच ई की पावर आयोटा के एक्स प्लस ई मान ले या कोई भी कांस्टेंट मान ले, दिक्कत नहीं है, प्लस के एक्स, क्योंकि यहाँ पर ये वेव फंक्शन बन जाएगा फॉर थर्ड रीजन के लिए। बट देयर इज़ अ नो रिफ्लेक्शन इन द रीजन थर्ड, तो कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अपन जानते हैं कि देयर इज़ अ नो रिफ्लेक्शन, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा भाई। तो थर्ड रीजन में रिफ्लेक्शन थोड़ी होगा, वापस थोड़ी चल जाएगा पार्टिकल थर्ड रीजन जाने के बाद। तो इन थर्ड रीजन थर्ड, तो वहाँ के लिए तो ई वाला जो पार्ट होगा वो जीरो हो जाएगा। तो थर्ड रीजन के लिए मेरे दोस्त ये जो एच ई की पावर आयोटा के एक्स वाली ही टर्म बचेगी। तो ये मेरा थर्ड रीजन का मामला था। ये मेरा सेकेंड रीजन का एनर्जी ग्रेटर देन जो वी नोट का मामला था, और एनर्जी लेस देन वी नोट के वहाँ सेकेंड रीजन का मामला था, और ये फर्स्ट रीजन का मामला था। तो बस कुछ नहीं, अपन को श्रोडिंगर इक्वेशन लगानी है भाई, उससे निकालना है एम की वैल्यू निकालना, वो सीधी सी बात है। अब बहुत ईजी वाली चीज़ थी। अब तुझे इम्पोज करना कंटिन्यूटी साई और साई डेस एट एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब बाउंड्री कंडीशन लगानी, सीधी सी बात है। टू डिटरमाइन द ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट TOP, और ये फॉर बोथ केसेस एनर्जी इज लेस देन वी नोट और एनर्जी इज ग्रेटर देन वी नोट, दोनों के लिए तुझे करना है। समझ रहा है मेरे भाई? अब दोनों के लिए तुझे ये चीज़ करनी है। तो एनर्जी लेस देन वी नोट भी होता है और एनर्जी ग्रेटर देन वी नोट, दोनों के लिए तुझे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालने हैं। तो मैं एक चीज़ के लिए निकाल देता हूँ। एनर्जी बी पार्ट है, तो एनर्जी लेस देन वी नोट है, उसके लिए मैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकाल देता हूँ। ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और एनर्जी इज ग्रेटर देन वी नोट के लिए तो अपने आप निकाल लेना, ठीक है। तो उसके लिए निकालते हैं दोस्तों, आराम से कर सकते हो। तुम्हें पता है कि जो साई होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू वन पर, तो तुम x1 इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू जीरो पर x1 और x2 दोनों ही कंटिन्यूस होगा। और एक इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा x इज इक्वल टू जीरो, और इसका सेकंड डेरिवेटिव सेकंड वेव जो सेकंड था ना, ये इसको सेकंड, ये x इज इक्वल टू जीरो, ये दोनों इक्वेशन लगाना, उससे तुम आराम से कर सकते हो। इसी प्रकार साई वन इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू साई टू और साई थ्री, एस इज इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस होगा, और साई टू का डेस मतलब इसका डेरिवेटिव भी क्या होगा, कंटिन्यूस होता है, इज इक्वल टू साई थ्री। तो ये लगभग 4 बाउंड्री कंडीशन लगेगी, उससे तुम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकाल सकते हो। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है b/a का मोड स्क्वायर, और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट यहाँ पर थर्ड में ट्रांसमिट क्या हो रहा है दोस्तों, बाहर क्या निकल रहा है, थर्ड रीजन में h निकल रहा है, तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हो जाएगा h/a का स्क्वायर। तो इस प्रकार से तुम रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकाल सकते हो। अब वो काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा आपके लिए इसका निकालने का। तो बट तुम इस प्रकार से भी निकाल सकते हो आराम से। ये बाउंड्री कंडीशन लगा के तुम्हें b और a का रेशियो निकालना, सीधी सी बात है, और h/a का रेशियो निकालना, उससे तुम आराम से लेट कर सकते हो एनर्जी लेस देन वी नोट के लिए, एनर्जी ग्रेटर देन वी नोट के लिए। थैंक यू। फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।